नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल भोपाल मशहूर है पूरे देश में और दुनिया में बड़ी झील के लिए। यहाँ की जो अपर लेक है वो बहुत मशहूर है और उसके लिए बहुत सारी लोकोक्तियाँ, कहावत भी है कि झील तो भोपाल झील और बाकी सब तलई हैं, रानी तो कमलापति और बाकी सब। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अभी आज चर्चा की वजह है कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में वेटलैंड सिटी की बात हो रही थी। भोपाल की तरफ से भी दावा पेश किया था, लेकिन ऐसा सुना जाता है, कंफर्म तो नहीं है, अधिकृत तौर पर भी नहीं है, लेकिन उसके लिए समय सीमा के भीतर हमारा आवेदन नहीं पहुंचा। इसलिए वेटलैंड सिटी के मामले में भोपाल का प्रस्ताव रिजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो स्थगित हो गया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि इंदौर वेटलैंड सिटी में शामिल हो चुका है। तो इंदौर के लिए बधाई। इंदौर पहले से भी साफ सफाई में भोपाल को पीछे छोड़ के आगे चला गया है और अब वेटलैंड सिटी के मामले में भोपाल से एक कदम आगे बढ़ गया है। लेकिन भोपाल के लिए अच्छी बात यह है कि रामसर साइड में जो भोपाल को वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, भोपाल की झील के आसपास के इलाके को, वो अभी बरकरार है। तो संतोष की बात यही है कि वो दर्जा हमसे नहीं छिना है, चाहे हम मास्टर प्लान नहीं बना रहे हों, सफाई के मामले में हम गड़बड़ी कर रहे हों, झील के किनारे जो वेटलैंड है उसमें हम कॉलोनी काट रहे हों, वहाँ एक तरह से जो मानव बसाहट है वो बढ़ रही हो, उस सब के बावजूद अभी रामसर साइड से हमें वेटलैंड का दर्जा बरकरार है, वो नहीं छिना है। हालांकि हमने कोशिश तो पूरी की कि वो भी छिन जाए, लेकिन इस मामले में अभी दुनिया भोपाल पर मेहरबान है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि बाजी तो इंदौर ने मारी है, साथ में राजस्थान के उदयपुर शहर को भी वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। ये दो शहर हैं भारत के जो वेटलैंड सिटी में माने गए हैं। विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि वेटलैंड सिटी किस वजह से कहा जाता है और वेटलैंड का मतलब क्या है। जो मोटे तौर पर यह है कि वेटलैंड झील के किनारे एक ऐसी मिट्टी होती है जिसकी तासीर ये होती है कि वो बारिश के पानी को अपने आप में जज्ब कर लेती है, मर्ज कर लेती है। और जब गर्मी का मौसम आता है तब वो जो वेटलैंड है वो पानी छोड़ती है और उसके किनारे की जो झीलें होती हैं उसमें पानी की कमी नहीं आती। आम भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाकी विशेषज्ञ बताएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से पर्यावरणविद अशोक बिस्वाल जी, और स्टूडियो में मौजूद हमारे दो वरिष्ठ साथी। एक तो हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर सौरभ पोपली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल राठी जी, जिनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो सड़क से संसद तक चीज़ों को उठाने के लिए जाने जाते हैं और एक तरह से वो वेटलैंड के मामले में भी सरकार के साथ भी हैं और सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि जहां लापरवाही है वहां वो सरकार के प्रशासन के खिलाफ है और जहां अच्छा होता है तो वो सरकार की प्रशंसा भी करते हैं। तो दिल्ली से जुड़ गए हैं अशोक जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अभी लगता है संपर्क, वो दिख तो रहा है लेकिन आवाज़ हमारी नहीं उन तक पहुंच पा रही है। जैसे ही उनसे हमारा संपर्क होगा हम उन्हें इस चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन अभी चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, वेटलैंड सिटी बनने से भोपाल क्यों चूक गया, ये ज़रूर बताएं। और साथ में इसका गुनहगार कौन है, कौन लापरवाह है जिनकी वजह से भोपाल की एप्लीकेशन या भोपाल का प्रस्ताव संबंधित संस्थाओं के पास नहीं पहुंचा। इसमें अगर इंदौर की तरफ से चला गया था तो भोपाल की तरफ से क्यों नहीं गया, ये भी इसमें बात आए। और किन कारणों से, ये हम जानना चाहेंगे कमल राठी से चर्चा में, कि क्या मास्टर प्लान का नहीं होना भी इसकी एक वजह है, बेतरतीब जो निर्माण कार्य हो रहे हैं झील किनारे वो भी एक कारण है, और इसके अलावा झीलों के आसपास का जो इलाका है उसको हम जिस ढंग से आवासीय बना रहे हैं, क्या वो भी एक वजह है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। पहले तो सौरभ जी आपसे बातचीत की शुरुआत कि इस पूरे मामले को किस ढंग से आप देखते हैं। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। भोपाल झीलों का शहर है। जैसे आपको पता है कि भोपाल पठारी इलाके अच्छा, अशोक जी से संपर्क हो गया। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभी अभी आवाज आ रही है। चलिए, तो मैं आपके पास आऊंगा। अभी सौरभ जी की बातचीत पूरी हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। सौरभ जी को हम ध्यान से सुनते हैं और फिर आपकी बात को सुनेंगे। सौरभ जी। जी नमस्कार सब श्रोताओं को। भोपाल एक झीलों का शहर है और जैसे कि आपको पता है एक पठारी इलाके पर स्थित है। भोपाल में कोई बारहमासी नदी नहीं है, तो इसका आप समझ सकते हैं कि सारा जो पानी है वो जल संचय किए हुए तालाबों से आता है
लगभग 40% शहर की आबादी आज भी बड़े तालाब से पानी पीती है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े तालाब को संरक्षित किया जाए। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि भोपाल में यहाँ पे जीवन जो शैली है बहुत ही एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतरीन है। तमाम भारत के जब आप ऐसा कहते हैं तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है जी। लेकिन जिस ढंग से जो दुर्दशा भोपाल की हो रही है उससे थोड़े से दुखी भी होते हैं। जी जी, सौरभ जी। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास 14-18 बड़े तालाब हैं इस इलाके में, वो सब इसको, क्योंकि ये पठारी इलाका है और यहाँ बहुत भीषण सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में बहुत तापमान बहुत बढ़ता है, तो झीलें उस तापमान को संतुलित करती हैं। ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना ही केवल तालाब पर यहाँ के जो बड़े पेड़ हैं, और इन चीज़ों के चलते ये बहुत अहम है कि हमारे तालाब एक अच्छी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे यहाँ बड़े पेड़ बने रहें। पर जैसे कि हम पिछले दिनों ये अखबार में खबरें आई हैं, एनजीटी ने अभी आज के अखबार में ये है कि 5,000 पेड़ काटे गए हैं पिछले 2 साल में, 2 वर्ष में 5,000 पेड़, बड़े पेड़ काटे गए हैं भोपाल में। और लगभग 10 साल में 5.25 लाख पेड़ जो भोपाल की आबो हवा को शुद्ध करते थे, उसके धुएं को समेट लेते थे, यहाँ की जो तासीर है उसको इतना सुखद बनाते थे, उसको वो डेफिनेटली उसका दुष्प्रभाव वहाँ पड़ेगा। अन्य बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे पारिस्थितिकी के तंत्र हैं जो बड़े तालाब पर और अन्य तालाबों पर निर्भर है। जी। अगर हम इन तालाबों का संरक्षण तरीके से नहीं करेंगे और पर्यावरणविद जैसे हमें सुझाव दें, संस्थागत तरीके से, नियमित तरीके से, नियोजित तरीके से अगर हम इनका संरक्षण ना कर पाए, तो जो इसका दुष्प्रभाव है वो हमारी जनरेशन्स, अगली पीढ़ियों को उसका भुगतना पड़ेगा। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं, ये अनुमान है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, और जो गवर्नमेंट की इसका जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 14 करोड़ भारतीय और लगभग 10% हमारी भारत की आबादी हीट वेव से, गर्मी के तापमान के बढ़ने से प्रभावित होने वाला है। और करोड़ों मैन डेज, करोड़ों लाखों लोगों के परिवार इस पर निर्भर हैं कि जैसे लोग धूप में अपना व्यवसाय करते हैं। तो देखिए, आपकी जो तालाब है वो उसका संतुलन, तापमान का संतुलन बनाए रखते हैं जी। तो हमें, अगर रामसर सिटी इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें कोई वैश्विक हमें कोई वो महत्व मिल रहा है उसका, वो भी है। मेन चीज़ इसकी ये है कि उसके चलते आपके तालाबों के, आपके जो पारिस्थितिकी का तंत्र है जी। उसका आप संरक्षण कर पाएंगे एक व्यवस्थित और एक समुचित, एक अच्छे ढांचागत तरीके से। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल हो तो ये जो पर्यावरण को लेकर गिरावट है वो थोड़ी सी उसकी रफ्तार घट जाएगी। हम नहीं कहते कि बहुत ही हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अगर गिरावट की स्थिति, इसका तापमान अगर 1.5 डिग्री बढ़ गया है तो ये अगले दिनों कुछ 10-20-25 सालों में हो सकता है कि आधा डिग्री बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ये मान के चले, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अशोक जी, जो चिंता सौरभ जी जता रहे हैं, जिस वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण उसके तो केंद्र में है ही है, लेकिन भोपाल झीलों का शहर है, भोपाल पहाड़ों का शहर है, और भोपाल पहाड़ों के साथ साथ ऐसे नहीं कि रूखे पहाड़, ये पहाड़ ऐसे जिनमें पेड़ पौधे बहुत बड़ी तादाद में हैं। उसके साथ साथ भोपाल की खुशकिस्मती ये कि भोपाल से 70 किलोमीटर दूर नर्मदा जी बहती हैं, बेतवा भोपाल से निकलती है, जो बेतवा नदी चंबल में जाके मिलती है और चंबल फिर गंगा जी में जाके मिलती है। तो ये गंगा बेसिन का इलाका कह सकते हैं हम, नर्मदा के कछार की स्थिति है, और भोपाल को प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से नवाजा है। आपकी राय, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पर्यावरण को लेकर है, भोपाल की बड़ी झील, रामसर सिटी का नहीं बनना, झील के किनारे प्लान नहीं होने से, मास्टर प्लान नहीं होने से भोपाल की झील के आसपास का जो इलाका है उसको एक तरह से लोग उस पर डकैती डाल रहे हैं। जो लोग नदी झील किनारे रहना चाहते हैं वो नियम तोड़कर अपने आवास बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, और उसके चलते एक तरह से जो वेटलैंड सिटी थी भोपाल वो बनने से चूक गया। आप इस पूरे मसले को किस ढंग से देखते हैं अशोक बिस्वाल जी?
सर साइट का जो पहले जो आख्या मिला था जी वो 4 वजह से मिला था, क्योंकि रामसर साइट का क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं जिसको डिक्लेयर किया जाता है कि रामसर साइट किससे कहा जाए और किससे उसको दिया जाए। तो भोपाल झील को 4 क्राइटेरिया पहले वो फुलफिल करता था, उसके बेसिस के पहले रामसर साइट था। और अभी अगर वो खो चुका है कि वो जो 4 क्राइटेरिया जो होता है वो अलग अलग, मतलब जो पारिस्थितिक जो रहता है, जो बायोडाइवर्सिटी संतुलन की जो चीज होती है उसी के बेसिस पे वो सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि कोई भी झील अगर 20,000 से ज्यादा पक्षियों को अगर आवास स्थल है उसको रामसर साइट दिया जाता है। और हो सकता है पहले भोपाल की संख्या में पक्षियों को मतलब उसका होम होके देता था, शेल्टर देता था। जी हो सकता है कि जो आप जितने भी प्रॉब्लम बताए उसके वजह से शायद वो पक्षियों का आना कम हो गया। और पक्षियों आना का कम इसीलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे जो उनके लिए जो मुख्य रूप से जो उनके रहने की जो उपयोगी चीज चाहिए, जैसे खाने चाहिए, ओके, सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वो सब चीजें मेरे ख्याल से भोपाल के झील में कमी पाया गया है। ये हो सकता है जो रामसर साइट से उसको खो जाने का। उसके साथ साथ पानी का क्वालिटी की अगर हम देखें, पानी का क्वालिटी बहुत निर्भर करता है उसके अंदर जो पौधे पाए जाते हैं और उसके किनारे जो पौधे पाए जाते हैं। और वो अगर देशीय तरीके से नहीं रहेंगे और देशीय जो उनका डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो वो तालाब को काफी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये सब मुद्दा हो सकता है, मतलब ये रामसर साइट से चूक हो जाना। जी दरअसल भोपाल के बारे में ये भी जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ तो मिस्र से भी पक्षी आया करते थे और वो जब वहाँ मौसम बदलता था तो बहुत लंबी उड़ान, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भोपाल पहुँचते थे। और बड़ी झील के किनारे, इस बारे में कमल राठी जी और विस्तार से बताएंगे कि बड़ी झील के किनारे उनका बसेरा हुआ करता था और पूरी गर्मी वो यहाँ गुजारते थे। और जैसे ही मौसम जब बदलता था, बारिश की शुरुआत के पहले वो पक्षी यहाँ से जाना शुरू कर देते थे। तो भोपाल का जो मौसम है, जो झील की किनारे हैं, जो आपने कहा कि उनको खाने पीने की जो चीज़ें मिला करती थी पक्षियों को, उसमें कमी आ रही, इसलिए भी पक्षियों का यहाँ आना जाना कम हो गया। राठी जी, दरअसल बहुत सारी बातें, लेकिन पिछले 22 सालों में भोपाल की झील पर या वेटलैंड सिटी नहीं बनने के बावजूद 435 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ खर्च हुए हैं। अलग बात है कि नतीजा उतना बेहतर नहीं आया जो उम्मीद की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि वेटलैंड सिटी से बनने से हम चूके तो नगर निगम जिम्मेदार है, राज्य प्रशासन जिम्मेदार है, भोपाल के बाशिंदे जिम्मेदार है, क्योंकि वो सब सो रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अगर का अफसर लापरवाही कर रहे हैं तो उनको जगाने का काम कौन करेगा। राठी जी जैसे लोग या दिल्ली से बैठ कर अशोक बिस्वाल जी जैसे लोग तो जगा सकते हैं, सौरभ पोपली जैसे लोग तो उस बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भोपाली जो है वो अभी चादर तान कर सो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस गुनाह में प्रशासन तो है, लेकिन भोपाल के बाशिंदे भी कम अपराधी नहीं है। आपकी राय? जो बात अशोक जी ने उठाई है कि जो पक्षी आया करते थे भोपाल बड़ी झील की वजह से, पहाड़ों की वजह से, उनका आना कम हो गया और ये भी एक खतरनाक और चिंताजनक संकेत है। जी जी, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उनके अथक प्रयासों से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अथक प्रयासों से आज हमारे पास एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। 89 हो गई हैं। 85 थी, अभी 4-5 दिन पहले 4 और घोषित हो गई, तो 89 है जो एशिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। तो इसके लिए भारत सरकार, मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सभी देशवासियों को जिनने इस तरफ बहुत अच्छा काम किया, उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। अब आपने जो बात की कि भोपाल का जो वेटलैंड है, तो देखिए भोपाल के तालाब को सन 2002 तक, 98 से 2002 तक बहुत संरक्षण का प्रयास जापान सरकार के पैसों से किया गया। एक भुज वेटलैंड परियोजना आई जिसमें से संरक्षित किया गया, जिसके कारण बहुत से पक्षी इस तालाब पे आकर्षित हुए, उड़ते हुए उन्हें तालाब पसंद आया, यहाँ रुके, यहाँ का पर्यावरण उन्हें अच्छा लगा और उन्हें यहीं पर अपना समर वेकेशन मनाना और विंटर वेकेशन मनाना शुरू कर दिया। अलग अलग मौसम पे अलग अलग पक्षी, और यही सब कई बिंदुओं के आधार पे बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और ऐसी कई बिंदुओं के आधार पर भोपाल को रामसर साइट वेटलैंड का 2002 में दर्जा प्राप्त हो गया।
लेकिन उस 2002 के बाद जो संस्था लेक कंजर्वेशन सेल जो भोज वेटलैंड के लिए काम करता था, उसमें विभिन्न 4-5 डिपार्टमेंट को समाहित करते हुए बनाया गया था, उसको अलग अलग कर दिया गया सरकार द्वारा। और एक प्रस्ताव उस समय इस बर्ड्स को संरक्षित करने के लिए बर्ड सेंचुरी का भी ये 2002-03 में आया था, जिसे भी ठंडे बस्ते में डालते हुए और अलग अलग विभागों को अलग कर दिया। नगर निगम को कुछ जवाबदारी दे दी, अन्य विभागों को भी अपनी अपनी जवाबदारियां से वो कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाह जो रहा उसके बाद वो नगर निगम भोपाल रहा, जो कि आज से 6 महीना पहले आरटीआई में भी जानकारी में ये दिया कि लेक कंजर्वेशन सेल में हमारा क्या दायित्व है, हमने कब बना, उस बारे में हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं नगर निगम जो तालाब का मालिक है उसका क्या आरटीआई में जानकारी है, लिखित प्रूफ है, तभी मैं आरोप भी लगा रहा हूँ जी। इसके बाद हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका शोषण करने का काम भी नगर निगम भोपाल द्वारा किया गया। वहाँ पर पक्के निर्माण करने के किए गए, होटलें कमर्शियल व्यापार कर और झील में क्रूज चलाकर भी उससे आमदनी करने का एक साधन उसको नगर निगम ने पाया, जिसको क्रूज को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उससे बाहर होना पड़ा। तो ऐसी सब चीज़ों को हम देखते हुए, और अब जब वेटलैंड सिटी की भी बात निकली तो कई 2-3 साल पहले से ये प्रपोजल जाना था जो गया नहीं। इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के सबके अथक प्रयासों से हिंदुस्तान के 3 शहर, पहला उदयपुर, दूसरा इंदौर और तीसरा भोपाल, इन 3 का प्रपोजल भारत सरकार को गया और भारत सरकार से रामसर तक पहुंचा। अब भोपाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये प्रश्न चिन्ह है, इस पर कुछ जानकारी मैंने मांगी है, अब जब होगी तो बिल्कुल खुलासा करूंगा। लेकिन मेरे पास जो उपलब्ध अभी तक के दस्तावेज हैं उसमें इंदौर ने समय में अपना पूरा आवेदन फॉर्म भर के दिया और भोपाल नगर निगम ने घड़ी घड़ी के रिमाइंडर के बाद बड़े कठिनाई से वेटलैंड अथॉरिटी को अपना आवेदन सबमिट किया। तो ये देखते हैं कि नगर निगम की लापरवाही को मैं उजागर करना चाहता था, वही बात रख रहा हूँ और इसके भी प्रमाण दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है कि घड़ी घड़ी के वेटलैंड के जो रिमाइंडर गए वो सारे आरटीआई में मेरे पास उपलब्ध हैं। तो ये सब के चलते दूसरा इसमें भोपाल मास्टर प्लान 2031 जो प्रस्तावित था वो दस्तावेज भी इसका एक भाग था कि हम बड़े तालाब को संरक्षित करने के लिए जो मास्टर प्लान है उसको इस ढंग से हमने नियोजित किया है कि इस ढंग से मास्टर प्लान आएगा। लेकिन वो मास्टर प्लान भी निरस्त कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, एक साउथ वेस्टर्न बाईपास की बात की गई जो तालाब को काटता है, तालाब के कैचमेंट एरिया को काटता है। कुछ कॉलोनियों की अनुमति दे दी गई, वो भी वेटलैंड के कैचमेंट में है। प्लस हमारे प्रभावशील सम्माननीय वल्लभ भवन के बड़े बड़े अफसर मंत्री, इनके वहाँ पर अपना एक निजी शौक, निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े बंगले बना लिए गए और उसको संरक्षित करने के लिए कदापि कोई प्रयास, सिर्फ खूबसूरती दिखने लायक प्रयास तो किया, इसके अलावा कोई प्रयास करते नहीं नजर आए। इस कारण भी ये सारी चीज़ें जो आजकल सैटेलाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पूरे विश्व पटल पे पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है, तो चीज़ें देखने के बाद ये, क्योंकि तमगा वेटलैंड सिटी का तब मिलता है जब एक हम वाइज यूज, एक शब्द है, उसको किस ढंग से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तालाब के साथ हम विकास को कैसा मॉडल है, उस मॉडल को मेंटेन करने पे दिया जाता है। तो उसको उन्हें लगता है, मुझे कि उन्हें लगा होगा कि ये मॉडल जो इन्होंने डेवलप किया उतना सस्टेनेबल नहीं है, तो उन्होंने अभी रोक दिया। चलिए, खुशखबरी यह है कि रामसर का तमगा नहीं गया, और लेकिन जैसा अशोक जी ने बोला, जैसा कि वहाँ पर्यावरण में बदलाव देख रहे हैं हम, तो कहीं रामसर का तमगा भी ना चला जाए, इसलिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन रख रहे हैं कि सरकार इस पे थोड़ा सा गंभीर हो और अच्छा काम करे। दरअसल सौरभ जी, सबकी मर्यादा होती है, आलोचना भी एक सीमा तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सोते हुए को तो कोई भी जगा सकता है, लेकिन कोई अगर जागते हुए सो रहा है तो बहुत मुश्किल उसको जगाना। सरकार में बैठे लोगों को और ये नहीं पता है कि नगर निगम में बड़ी झील या वेटलैंड जो है वो किसके जिम्मे है, और जो भोपाल झील की मालिक जिसे कहते हैं नगर निगम, उसका अगर जवाब इतना गोलमोल होगा तो कैसे काम चलेगा। इसी पर हम आना चाहते हैं कि ये जो मामला बड़ी झील को लोग ऐशगाह बनाना चाहते हैं, उसके किनारों को अपने बंगलों में परिवर्तित करके वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, भले ही झील मरे तो मर जाए। हम इसी पर बात करना चाहते हैं कि 1300 से अधिक अतिक्रमण तो सरकार ने वहाँ चिन्हित कर लिए बड़ी झील किनारे,
980 पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो बड़े रसूखदार लोगों के अतिक्रमण हैं और उनके अपने बंगले हैं और उनकी ऐशगाह और उनके रिसॉर्ट्स हैं और उनके एक तरह से फार्म हाउस हैं। तो अगर ये सब आप करेंगे तो झील की हत्या के तो हमने सारे इंतजाम कर ही दिए हैं। हम झील की हत्या की काम तो कर रहे हैं झील की हत्या के, और ख्वाहिश हमारी है कि रामसर साइट के का वेटलैंड वाला तमगा बना रहे और वेटलैंड सिटी में हम दर्ज हो जाएं। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव है? एक और कहावत का मैं जिक्र करूंगा कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आप हंस रहे हैं तो गाल नहीं फुला सकते, और गाल आप फुलाते तो आप हंस नहीं सकते। अगर आप अतिक्रमण नहीं होने देंगे तभी झील बचेगी। आप सोचें कि हम अतिक्रमण भी कर दें और झील को भी बचा लें, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। हम यही कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें लगता है कि फलीभूत नहीं होगी, और अगली जो पीढ़ी है उसके हम गुनाहगार होंगे। और जो चिन्हित हुआ पहले गुनाहगारों में नगर निगम भोपाल है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वो झील के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाह है। आपकी राय? जी रघुवीर जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते तो नेचुरल है कि जो भी जिम्मा किसी के पास है कि नहीं है उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अगर मान लीजिए, जैसे देखिए, अगर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या किसी ना किसी एक्ट के तहत आते हैं जी, तो वहाँ पे आप अपनी, जैसे डॉक्टर हैं, मान लीजिए कोई मरीज़ है, अगर मैं डॉक्टर हूँ, कोई मरीज़ है, अगर मैंने उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया तो नेचुरली वो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे भी और मेरी कॉम्पिटेंस पे भी ये प्रश्न आता है। उसी तरह बाकी प्रोफेशंस का भी हाल है या होना चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि अगर हमें एक अच्छी आबो हवा चाहिए, अगर हमें ऐसे शहर, देखिए आज हिंदुस्तान के जो हमारे भारत के जो शहर हैं वो विश्व में सबसे निचले स्तर पर हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट कोई भी इंडियन शहर आता ही नहीं। राजधानी दिल्ली की हालत खराब है तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। लगभग जहां सांस लेना बहुत मुश्किल है, राजधानी की बात करें हम दिल्ली की। जी, दूसरी बात यह है कि आप देखिए, अगर आज की डेट में अगर आप क्लाइमेट चेंज से, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप युद्ध स्तर पर उसका मुकाबला करने में या आप पीछे रह गए या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऑलरेडी ये सिर्फ अगर हम लेबर का आंकड़ा लें, सिर्फ लेबर का, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सेक्टर्स में क्या परेशानी हुई, आपदाओं से क्या परेशानी हुई, अगर वो भी छोड़ दें तो ये हमें समझ आता है कि 159 अरब US डॉलर्स का हमें व्यावसायिक क्षति पहुंची है हमारे इकोनॉमी में, जो कि 5.4%, 5.4% हमारे GDP का बहुत बड़ा आंकड़ा जी, पिछले ये 2023 के आंकड़े हैं। तो देखिए, अगर इस स्तर पर हमें नुकसान भुगतना है, और हम देखिए, आप आज अमीर आदमी है वो तो भुगत लेगा, पर जिसकी आमदनी कम है, जिसकी क्षमता कम है, अगर आप उनसे, अगर झीलों का ये शहर अगर ये बंजर भूमि में तब्दील हो गया तो यहाँ पे ये रहने लायक नहीं बचेगा। अभी तो आपने कहा कि अमीर आदमी तो भुगत लेगा। एक पॉडकास्ट के लिए आए थे अमेरिका से जो इस बात पर काम कर रहे हैं कि वो उनकी जो जैविक लाइफ है उसको उन्होंने कम किया है। वो सिर्फ 15 मिनट दिल्ली में एक पॉडकास्ट पर बैठे थे और उनको हवा की वजह से इतना रिएक्शन हुआ कि उन्होंने 15 मिनट में वो पॉडकास्ट छोड़कर चले गए, क्योंकि स्किन में इचिंग हो रही थी, उनको दाने होने लगे थे। तो अमीर या गरीब शिकार सब होने वाले हैं, समय की कमी है। अशोक जी, आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, अगर जिलों की बात करते हैं तो अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है, वहाँ के जो जलीय तंत्र है, उसके जो जलीय पौधे होते हैं और उसके किनारे जो राइफियन हेक्टेयर्स होते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और उसका नुकसान होने से एक्चुअली एंटायर इकोसिस्टम जो है वेटलैंड का, वो पूरा चला जाता है। और हम जितने भी शहर की बात करते हैं, भोपाल के अलावा और भी शहर, वो जो जलीय पौधे हैं वो इग्नोरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हो गए आजकल, तो जिसका कंजर्वेशन से कोई काम नहीं कर रहा है। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम एक बैलेंस वेटलैंड इकोसिस्टम चाहिए तो खाली बर्ड को हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है, एनक्रोचमेंट को कंट्रोल करना ही है, जैसा आप बता रहे हैं। एक्वाटिक प्लांट हैबिटेट जो होता है उसको हमको बरकरार रखना पड़ेगा, उसके लिए काफी सख्त कदम लेना पड़ेगा। ठीक,
राठौर जी कुछ कहेंगे आप? मैं आपके दो माध्यम चार वाक्यों में। जी, बस आपके माध्यम से मैं एक ही बात रखना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रातापानी जो बहुत दिन से अटका हुआ था उसे वाइल्ड लाइफ से टाइगर सेंचुरी बनाए। वो बना दिया है। अब मैं बड़े तालाब के उधर जो एक प्रस्ताव 2003 से प्रस्तावित है एक बर्ड सेंचुरी का, वो भी अगर कर दें तो तालाब का कुछ भला हो जाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके साथ साथ अगर मास्टर प्लान पर भी बात हो जाए तो सरकार की तरफ से बहुत सारे कामों को हरी झंडी मिल जाएगी और रामसर साइट या ये जो वेटलैंड सिटी का मामला ये भी थोड़ा सा मजबूत होगा। समय की कमी है, चर्चा की तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अशोक जी आपका बहुत साधुवाद कि आप चर्चा में जुड़े। राठी जी आपका बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।